हेलो बच्चों। आज हम इस क्लास का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स करके, तो इसी का हम अभी सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि हाँ इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं। हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, जनपदा के बारे में पढ़ा, महाजनपदा के बारे में पढ़ा। ठीक है, जनपदा क्या होता है, महाजनपदा क्या होता है, और मैंने उसके नाम भी बताए थे, याद है सबको? कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, वत्सा, कुशाल, मल्ला, मगध। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था इसमें? मगध। ठीक। अब हम पढ़ेंगे अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की, उस टाइम पे कैसे इलेक्शन होते थे, उस टाइम पे सब चीजें कैसे थी। अब देखो, उस टाइम पे अगर कैसे लोग चुने जाते थे, कैसे लीडर्स चुने जाते थे, कैसे क्या होता था, वहां पे लोग आपस में मिलजुल के कैसे फैसले लेते थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ईच जनपदा हैड एन असेंबली और काउंसिल। हर जनपदा में अपनी एक असेंबली होती थी और एक काउंसिल होता था, जिसको हम सभा या समिति बोलते हैं। वेयर द मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस। जहाँ पे क्या होता था कि वो लोग अपने टॉपिक्स वगैरह जो थे वो डिस्कस वगैरह करते थे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे, एल्डर्स जो थे हमारे, जो जो हमारे क्लैन में जो ज्यादातर जो मेंबर्स होते थे ना, इस मीटिंग में या जो चीजें होती थी उसमें कौन होता था, उसमें एल्डर्स ज्यादा होते थे। राजा जो होते थे वो नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि राजा जो थे वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं करते थे रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्री, मतलब अकेले राजा रूल नहीं करते जैसे आज के टाइम पे भी होता है। हमें क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले राज कर रहे हैं, नहीं। उस टाइम पर भी, आज के टाइम में भी जब प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला लेते हैं ना, तो उनके साथ कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही पहले के टाइम पर भी जब हमारे एक राजा रूल कर रहा होता था, तो उस टाइम पे हमारी बहुत सारी काउंसिल ऑफ, वो उनकी एक पूरी काउंसिल होती थी। वो काउंसिल का पुराना नाम क्या था, तो हम असेंबली या काउंसिल बोलते थे। ठीक है, जो उसकी तरह वो उसको हेल्प करता था एडवाइस करने में। जैसे हमने कभी मूवीज में भी देखो ना, तो एक राजा बैठा होता है, उसके साइड में बस उसके वो मंत्री बैठे होते हैं, वो तो सजेशन देते हैं। जैसे अकबर बीरबल की जो स्टोरी आती है फनी सी, उसमें भी तो यही होता है। तो ये होता है, एक गुड रूलर जो होता है वो सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द असेंबलीज, ताकि अच्छे फैसले लिए जाए, ताकि अच्छे से फैसला कर सके, चीजें हो सके। ठीक, तो ये चीज है। अब देखो, एन इनकम्प्लीट रूलर कुड बी रिमूव बाय द असेंबली। अगर कोई, सॉरी, इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्पिटेंट, अगर कोई इनकम्पिटेंट रूलर है, अगर मान लो कि कोई अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है या अच्छी सी चीजें नहीं बता पा रहा, तो उसको क्या करेंगे? उसको हम हटा भी देंगे। जैसे आज के टाइम भी तो होता है, अगर कोई अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देता जॉब में या चीजों में, अगर कोई मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक। अब क्या है, महाजनपद। तो ये हमने जनपद के बारे में पढ़ा। अब महाजनपद जब बन गए थे तब कैसे काम होते थे, तो महाजनपद के टाइम पे एक्सपेंड हो गया था हमारा पूरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जनपद, क्योंकि वो एक्सपेंड एक्सपेंड मतलब बड़ा हो जाना, बड़ी चीज हो गई थी। तो समवरी इफेक्ट्स ऑफ द मोनार्की इन द सेंस दैट द, कि राजा जो थे वो अल्टीमेट अथॉरिटी हो गया था। कि पहले के टाइम पे, जब उससे पहले जो जनपदा के टाइम पे राजा फिर भी अपने मिनिस्टर्स की सुनता था कोई भी फैसला लेने से पहले, यहाँ पे ज्यादातर राजा जो था अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे थे मिनिस्टर्स भी और असेंबली ऑफ द एल्डर्स, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ में ज्यादा पावर आ गई, ज्यादा स्ट्रांग हो गया वो। ठीक है, मतलब ये है। और यहाँ पे प्रॉपर मिनिस्टर्स करके वर्ड आ गया। वहां पे क्या वर्ड आया था, यहाँ पे आया था असेंबली या काउंसिल। ये काउंसिल या असेंबली की हेल्प लेता था, और यहाँ पे प्रॉपर मंत्री की हेल्प लेता है, प्रॉपर हमारा जो मिनिस्टर होता है उनकी हेल्प लेता है। ठीक। इसकी पोजीशन जो होती थी वो हेरिडिटरी भी होती थी। देखो, अब महाजनपदा में होता क्या था कि जब जैसे जो राजा होता था उसकी पोजीशन कैसे होती थी, वो हेरिडिटरी होती थी। कि अगर जैसे मान लो कि अगर एक बंदा राजा बना है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। एग्जाम्पल अगर दूं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अगर राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक। जो बना था आपका, आई थिंक बिंदुसार बना था। ठीक, बिंदुसार बना था, फिर उसके बाद में आपका अशोका बना था। तो ये क्या है, एक राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक। तो द किंग जो था वो, उसको काम क्या करता था, वो कलेक्ट करता था टैक्सेस और रिवेन्यूज। अब किंग जो था वो क्या करता था, अब जैसे आज के टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सब लोग होते हैं, वो करते क्या है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं लोगों से, और जो लोगों को बेस्ट फैसिलिटीज देनी होती है वो देते हैं। जैसे रोड बनवाना, ठीक है, पुल बनवाना, यहाँ पे मैनेजमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, उनको क्या बोलेंगे, यहाँ वो काम करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उस टाइम पे क्या होता था, किंग वगैरह जो होते थे वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस वगैरह को, रिवेन्यू वगैरह को। तो वो खुद नहीं करते थे, मतलब वो करवाते थे। ठीक है, और वो लॉ मेंटेन करवाना, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उनके इलाके में अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई मतलब अशांति ना हो जाए। अगर किसी बच्चे ने अकबर बीरबल देखा होगा ना, जो कार्टून वाला जो आता है, तो वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ वहां पे करता क्या था। वो हमेशा, अकबर जो था वो फैसले सुनाता था, और बीरबल जो था वो बोलता था कि हाँ जी महाराज क्या करना है। तो अगर, हाँ, अगर कोई सोसाइटी में अगर कुछ हो रहा था तो उनके प्रशासन में कोई अगर शुभों में जा देता था, लड़ाई वड़ाई करने लग जाता था या कुछ भी था, उसके बाद उसको राजा के पास लाया जाता था, फिर राजा उसको सजा सुनाता था। तो ये क्या होता है, मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर, ताकि लोग सारे क्या रहे, अपने आपस में मिलजुल के गए। ठीक है। और देखो, राजा अपनी जमीन भी बचाएगा, तो जब अपनी जमीन बचाएगा तो वो क्या करेगा, उनको क्या करवाना पड़ेगा, फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा चारों तरफ से। ठीक है, अपने पूरा घेराबंदी, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम ताले लगा के जाते हैं, उस टाइम पे इतने छोटे ताले तो कोई भी तोड़ देगा।
उस टाइम पे इसलिए बड़े बड़े किले बनवाए जाते थे ताकि कोई उनका घर तोड़ ना सके, उनके घर में घुस ही ना सके। तो उस टाइम पे राजा का काम होता था फोर्टिफिकेशन वगैरह करवाना, ठीक है, बिल्ड अराउंड देयर कैपिटल, मेंटेन करना एक आर्मी टू डिफेंड करने के लिए टेरिटरी और बेस। हाँ, अब देखो आज के टाइम पर हम जैसे चौकीदार रखते हैं, उस टाइम पे क्या रखा जाता था, पूरी आर्मी रखी जाती थी और उनको पैसे वैसे दिए जाते थे, ठीक है, ताकि वो दूसरे यहाँ के राजा, मतलब दूसरे यहाँ का जो राजा है वो हमारे घर पे हमला कर दे, हमारे रूल में हमला कर दे, तो हम उनसे लड़ सके। तो हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, हमें अपने आगे बढ़ने में हमें अपने आर्मी भी रखनी पड़ेगी। जैसे हम भी तो अपने देश में आर्मी रखते हैं ना, ताकि अगर पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, कोई अटैक कर दे तो हम लड़ सके। वैसे ही तो क्या क्या समझ में आया महाजनपद से, इसको आज के टाइम से रिलेट करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ये। देखो फिर से डिवाइड करा देते हैं एक बार, महाजनपद था क्या, ये हमारा जनपद जब एक्सपैंड हो गया उसको महाजनपद बोला गया। महाजनपद में हमारी जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी वो राजा के पास थी, जो सब कुछ रूल कर रहा था, ठीक है, और राजा जो था उसके पास एक पूरी मिनिस्टर्स की टीम होती थी जिसके साथ वो फैसले लेता था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसको कहते हैं हम हेरिडिटरी, और यहाँ पे हेरिडिटरी स्टार्ट हो चुका था। राजा का काम क्या होता था, अपने एरिया में टैक्स कलेक्ट करवाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने जो किले अपना जो घर है अपने घर को बचाना, अपने साम्राज्य को बचाना फोर्टिफिकेशन करके, ठीक है, अपने किलेबंदी करके, ठीक है, और इसके अलावा आर्मी रखना ताकि एक जो वो जनपद है या महाजनपद है वो दूसरे महाजनपद पे अटैक करे तो वो अपना बचाव कर सके, ठीक है। अब देखो हेरिडिटरी मैंने बताया ना, जो भी होगा राजा फिर उसका बेटा जो होगा वो तीनों उसके राज करेंगे, फिर तीनों राज करेंगे, फिर तीनों राज करेंगे, तो ये चीज। अब देखो मगध, मगध क्या है, मैंने आपको बताया था मगध जो था वो भी हमारा एक महाजनपद था, और वो है कहाँ पे, वो बिहार वाले एरिया में हमारा है। कोशाला कहाँ है, वो हमारा उत्तर प्रदेश में। अवंती कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में। चलो एक बार देख लेते हैं इसे। ये देखो ये हमें बताया उसमें मगध, मगध कहाँ पे आज की डेट में, इसको ये बिहार में। अवंती कहाँ है आज की डेट में, मध्य प्रदेश में। कौन सा मैप दिख रहा है, अवंती मध्य प्रदेश दिख रहा है ना। कोशाला कहाँ पे, यूपी में, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यूपी फैला हुआ है, ठीक। हम्म, हाँ, तो मगध जो था लोकेटेड इन द बिहार में, कोसाला यहाँ पे, अवंती यहाँ पे, ये मोस्ट पावरफुल स्टेट थे, और मैंने बताया था इनमें से सबसे पावरफुल जो निकल के आया था वो मगध निकल के आया था, ठीक है। और हाउएवर फिर भी क्या हुआ, एटलीस्ट दो महाजनपद जो थे, जो हमारे वज्जी जो थे और मल्ला जो थे, हैड अ डिफरेंट सिस्टम। वज्जी और मल्ला के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता था वो अलग ही होता है ना, कि पूरे देश में हमारा अलग सिस्टम फॉलो होता है, या पूरे हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में अलग सिस्टम है, और वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान में अलग सिस्टम है, चाइना में अलग सिस्टम है। तो उस टाइम पर भी ये जो महाजनपद है उनको आप छोटी छोटी कंट्री समझ सकते हो, या छोटे छोटे स्टेट समझ सकते हो, जहाँ पे सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। तो वज्जी और मल्ला जो थे उनके यहाँ का जो सिस्टम था वहाँ पे थोड़ा अलग था। वहाँ पे वो सभा और समिति जो होती थी ना उनके पास ज्यादा पावर होती थी, एंड वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे। और अभी जो बाकी जो हमने महाजनपद पढ़ा उनमें हमने देखा कि राजा के पास ज्यादा पावर है, लेकिन ये वज्जी और मल्ला के अंदर सभा और समिति जो होती थी उनके पास ज्यादा पावर होती थी, ठीक है। और कभी जब जरूरत भी पड़ती थी तो वो उस टाइम पे वोट करा लेते थे, कोई फैसला अगर नहीं ले पाते तो वो वोट करा लेते थे, ठीक है। और सरप्राइजिंग दिस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ द राजा, और यहाँ पे वो जो वोट वगैरह भी होता था वो भी राजा के थ्रू हो रहा है। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपद व्हिच वर कॉल्ड द गणाज और संघाज, और यहाँ पे जो राजा बनेंगे, मतलब मेन तो इनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, और यहाँ पे जो राजा बनेंगे उनको हम गणाज और संघाज बोलते थे। वेयर मोनार्कीज, यहाँ पर वेयर नॉट मोनार्कीज, जो कि प्रॉपर ऐसे मोनार्की थे, वोटिंग सिस्टम के थ्रू आए थे। जो फंक्शनल माइंड थे डेमोक्रेटिक, तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रूल फॉलो कर रहे थे। जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जो अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, प्रेसिडेंट चुनते हैं, तो हम लोग चुनते हैं उन्हें, तो ये वो वाली चीज है। लेकिन जो वो पहले वाला था, जो अभी हमने पढ़ा पीछे वाला, जो नॉर्मली सारे महाजनपद में फॉलो किया था, तो वहां पे राजा वाला सिस्टम था, जो कि आज की डेट में हमारा अगर देखा जाए तो भूटान में हो रहा है। अगर वहां पर अभी तक वहां पे राजा सिस्टम ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजा सिस्टम है, लेकिन राजा के हाथ में सारी वो नहीं है पावर, ज्यादा मेन पावर जो है लोगों के हाथ में ज्यादा पावर है। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे ज्यादा पावर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक। तो बहुत सारे मेंबर्स जो थे असेंबली के वर द वंस टू सेलेक्ट द रूलर्स एंड द टेक मेजर डिसीजन। तो ये जो असेंबली के मेंबर्स होते थे आपस में मिलजुल कर डिसीजन लेते थे, और उस हिसाब से वो फैसले लेते थे, ठीक। तो यही था आपका आज का टॉपिक, अर्ली रिपब्लिक्स। अब देखो, अब अर्बनाइजेशन का मैंने बताया था कि अर्बनाइजेशन का मतलब भी यही होता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना। अर्बनाइजेशन कभी भी टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होती। अगर कोई शहर है तो शहर में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही होती है हमें। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि शहर है तो इसका कैसे पता चला है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जरूर अच्छी हुई होंगी। तो हमें यही बात ध्यान रखनी है। जैसे हड़प्पा में कौन सी टेक्नोलॉजी चलती थी सबसे अच्छी, कॉपर और ब्रॉन्ज की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमें बहुत अच्छी थी।
उसी तरीके से जो हमारी ये जो महाजनपदा के टाइम पे जो अर्बनाइजेशन थी, यहाँ पे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी थी, वो थी हमारी आयरन मेटलर्जी। आयरन की बहुत ज्यादा अच्छी समझ आ गई थी इनको। ठीक है, द टेक्निक ऑफ द एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना और शेप करना आयरन को, और एक्चुअली परफेक्ट फ्रॉम द अर्ली, इस टाइम से बहुत अच्छे से परफेक्ट हो गया था। बट कुछ सेंचुरीज में ही फॉर द आयरन टू बिकम द पार्ट ऑफ द डेली लाइफ, कि मतलब यहाँ पर वो ऐसा टाइम आ गया था कि हाँ उन्होंने कि मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो गई टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन एकदम से तो हम सब कुछ नहीं सीख जाते ना, तो इसलिए एक लंबा टाइम लगा था हमें आयरन में एकदम बिल्कुल ऐसा होता है हम प्रो बोलते हैं ना आज के टाइम में बच्चों के लिए प्रो हो गए, तो प्रो होने में थोड़ा टाइम लग गया था। ठीक है, तो आयरन टूल्स जो थे वो फिर बहुत बाद में जाके, मतलब थोड़ा बाद में जाके वाइड स्प्रेड हुए थे, फैले थे, मतलब पहले, इससे पहले वो स्टोन वगैरह यूज करते थे, और अब जाके उन्होंने आयरन यूज करना स्टार्ट किया। अब देखो, अगर अनदर इनोवेशन देखा जाए, अगर कुछ और चीज जो हुई है, वाज द फर्स्ट यूज ऑफ द कॉइन्स इन इंडिया, कि हाँ एक और इनोवेशन इनके टाइम पे क्या हुई, सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे, इनके टाइम पर पहले तो मैंने बता दिया आपको आयरन और मेटलर्जी यूज करी गई, और यहाँ पे कॉइन्स भी इशू करने लगे यहाँ पे, क्योंकि राजा आ गए थे, महाजन पदा, मैंने बताया आपको राजा सिस्टम आ गया, और जब भी राजा आएगा तो वो कॉइन्स तो लेके आएगा ना, आखिर वो खुश होगा तो क्या देगा लोगों को, क्या देगा, कॉइन्स तो देता है ना। जैसे मम्मी खुश रहती है तो मम्मी क्या देती है आपको, चीज खाने के लिए पैसे देती है, ऐसे राजा उस टाइम पे खुश हो रहा है तो वो क्या देगा लोगों को, कॉइन्स देता था उस टाइम पे, और वो कॉइन छोटे मोटे नहीं होते थे, वो गोल्ड सिल्वर के कॉइन होते थे। ठीक है, तो वही था, फर्स्ट इंडियन कॉइन जो यूज हुए थे यहाँ पे वो सिल्वर के बने थे। ठीक है, और वो सॉफ्ट मेटल में जब वो बनता था उसमें क्या होता था, सिंबल्स दे रखते थे, जैसे अभी सिल्वर जैसे हाँ, होता नहीं जैसे इसमें एग्जाम्पल, आटा होता है ना हमारे घर में, हम लोगों ने सबने बचपन में खेला होगा, मम्मी आटे से चिड़िया बना दो, तो वो क्या होता है, जब तक आटा सॉफ्ट होता है तब तक हम चिड़िया की शेप दे देते हैं और उसको गैस से पका देते हैं तो वो पक जाती है, तो वो शेप तभी दे पाए ना जब वो गीला था। तो ठीक ऐसे ही जब सिल्वर भी थोड़ा गीला होता है तो हम क्या करते हैं, उसे पंच कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे पंच कर दिया जाता था, ऐसे निशान छप जाते थे जो आज के हमारे सिक्कों में भी छपते हैं, तो इसी को बोलते हैं पंच मार्क कॉइन्स। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं, पंच मार्क कॉइन्स, इनको पंच दे दिया जाता था, राजा अपना सिंबल छपवा देता था, अपना नाम छपवा देता, अपना चेहरा छपवा देता था, या वो किसी गॉड को मानता था तो उस गॉड का छपवा देता था। ठीक, तो पहले सिल्वर के स्टार्ट हुए, बाद में फिर यहाँ पे कॉपर के कॉइन्स आ गए, फिर गोल्ड के कॉइन्स आ गए, और अदर अदर मेटल्स के आ गए। अब जनरली अगर देखा जाए तो महाजनपदा जो था उन्होंने इशू किया था अपना खुद का कॉइन, बट कॉइन जो नेबरिंग रीजन का था वो भी वो एक्सचेंज के लिए यूज कर देते थे। मतलब ठीक है, हर महाजनपदा में जो जो 16 महाजनपदा थे उन्होंने अपने अपने कॉइन इशू करे होंगे, लेकिन अब ये ना एक देश से हम दूसरे देश में, मतलब एक महाजनपदा से दूसरे महाजनपदा वाले भी आपस में एक दूसरे एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि थी तो ना उसकी वैल्यू तो थी ना कुछ, जैसे आज के टाइम पर भी तो होता है, अगर आप यहाँ से अमेरिका जाओ तो आप अगर कैश में दोगे तो आप क्या करोगे, मतलब यहाँ का कैश ही चलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली हम ये वाला कैश देख के उनके आगे करेंसी ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी यही होगा कि आज हमने ये वाली करेंसी चला दी, कल उनको हमसे सामान लेना होगा तो वो हमें हमारी करेंसी वापस कर देंगे, तो ऐसे करके एक्सचेंज तो हो जाता था। ठीक है, इसके लिए होता था ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए वो कर लेते थे एक्सचेंज। अब देखो, अब हमारा नया टॉपिक है बनना जाती है सिस्टम, सबको समझ में आ गया लास्ट टॉपिक कि कैसे कैसे इनोवेशन हुई, कौन कौन सी इनोवेशन हुई थी, आयरन टूल्स वाली, दूसरी कॉइन्स वाली। ठीक, अब है हमारा बनना जाती सिस्टम। इसमें क्या हुआ था कि इनके यहाँ पे ना अगर मैं देखा जाए तो सोसाइटी जो थी ना वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसे बटी हुई थी, तो ये सोसाइटी जैसे बटी हुई है ना, अब देखो उस टाइम में जब बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो सोसाइटी बटी थी क्लास और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। ठीक, तो इसको 2-4 सिस्टम भी बोलते हैं, एक 2-4 सिस्टम था। एक कैटेगरी थी कि जाति के बेसिस पर लोग बटे हुए थे, जिसमें जैसे कि ग्रुप और कम्युनिटी जो होता है लोगों का, वो क्या है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बटा है, जैसे कि ब्राह्मण अलग है, ठीक है, और आपके जो ये हैं, जो ये राजा है उनका ग्रुप अलग है, जो आम लोग हैं जनता उनका ग्रुप अलग है। तो एक ऐसा था। एक जो सोसाइटी बटी थी स्किल्स के बेसिस पे, कि द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, स्किल्स के बेसिस, स्किल इन एग्रीकल्चर। अब देखो कुछ लोग को एग्रीकल्चर अच्छे से आता है तो वो एग्रीकल्चर की स्किल के लोग बढ़ गए, मेटलर्जी के स्किल के लोग बढ़ गए, कॉमर्स के लोग बढ़ गए, तो ये चीज हुई बस जनरली ट्रांसफर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद क्या था, ऑफ्टन एक जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड, कि एक जाति जो थी फिर बाद में वो क्या हुई, बहुत ज्यादा सब डिवाइडेड हो गई और छोटी छोटी जातियों में फैल गई। जैसे कि अगर देखा जाए कि बहुत सारे कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि मैरिज के बेसिस पे, रिचुअल के बेसिस पे, फूड हैबिट्स के बेसिस पे, हम होते ना ये सारे लोग ये स्ट्रीट फूड खाने वाले लोग हैं, या ऐसे ही वो है, तो ऐसे करके अलग से इनकी क्लास ऑक्यूपेशन सोसाइटी जो था ये चला जा रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे जो मेन हम पढ़ते हैं कि जाति, मतलब ये जो हम पढ़ते हैं ना कि वर्ण और जाति सिस्टम, तो वर्ण और जाति सिस्टम कैसे है, एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जाति ऐसे ऐसे करके फैली, जो जाति स्टार्टिंग में दी गई थी वो आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जो काम करोगे उस हिसाब से आपको जाति पड़ गई। ठीक है, जैसे छोटा काम करते हैं तो आज के डेट में होता है ना, जो छोटा काम करते थे वो सबसे नीची जाति में आते थे, जो थोड़ा ऊपर करते थे उसमें, जो और ऊपर करते थे उसमें, जो पढ़ते थे वो उसमें अलग, ऐसे करके था। वो कौन सा सिस्टम था, वो ये था, 4 वर्णास में डिवाइड हुआ था।
देखो सबसे ऊपर आते थे हमारे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को का मतलब क्या काम होता था, वो प्रिजर्व भी कर सकते थे और स्प्रेड भी कर सकते थे नॉलेज को, मतलब वो फैला भी सकते थे, मतलब वो फैला भी सकते थे नॉलेज को, और अपना खुद भी वो नॉलेज देते थे। उनको रिचुअल्स परफॉर्म करने का जो होता ना, जैसे यज्ञ वज्ञ करना, वो सब के भी जो उनका था वही कर सकते थे। आप खुद अपने पर्सन यज्ञ नहीं कर सकते। सोचो आज भी ऐसा ही होता है, अगर घर में कभी पूजा करानी होती है तो पंडित जी बुलाने पड़ते हैं, तो वो क्या है, वो ब्राह्मण का काम होता था। फिर क्या है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते हैं, जो अपने एरिया को बचाते हैं। अपने एरिया को कैसे बचाते हैं, कौन बचाता है हमारे यहाँ पे इस टाइम पे एरिया, इस टाइम पे आज के टाइम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बताते हैं, उस टाइम पे राजा बताते थे। तो उस टाइम पे जो क्षत्रिय होते थे वो कौन से, राजा थे। Were टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड टू एंगेज इन द वॉरफेयर, कि कोई भी लड़ाई वड़ाई जैसा काम होता तो क्षत्रिय करते थे। फिर आते बेटा वैश्यास। वैश्यास मतलब होता था जो बिजनेस करते, जो आज के वो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जैसे कि ट्रेड करना, बिजनेस करना, एग्रीकल्चर का काम करना, ये सारे जो लोग होते थे वो वैश्य कहलाते थे। और उसके बाद सबसे लास्ट कैटेगरी होती थी शूद्रास। इसमें सारे जो छोटे मोटे काम करते हैं ना, बिल्कुल ही छोटे मोटे, या इन तीनों को सर्व करने वाला काम, इन तीनों को सर्विस देने वाला काम, वो हेल्प करने वाला काम, उनको मतलब वो किसमें आते थे, वो आते थे हमारे शूद्रास में। जैसे कि हमारे आर्टिशियंस, हमारे क्राफ्ट पर्सन, हमारे वर्कर्स, हमारे सर्वेंट्स, तो ये सब क्या आते थे, हमारे शूद्रास में आते थे। ठीक, अब समझ में है? तो यहाँ पर भी यही था कि यहाँ पे क्लास और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बता दिया कि कैसे बटा था, और यहाँ पे बता दिया कि हाँ इन चार के बेसिस पे बटा था, ये भी काम के बेसिस पे बटा था। ठीक, बाद में स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊँ ना, तो वैदिक सिस्टम में पहले ये काम के बेसिस पे बटा था। बाद में वैदिक सिस्टम में हुआ क्या था कि एक टाइम के बाद लेटर वैदिक में क्या हुआ था, काम के बेसिस पे ना बट के जिस बंदे ने जिस फैमिली में जन्म ले लिया है उसके हिसाब से बट गया। जैसे अगर कोई किसी ने अगर कोई पंडित की फैमिली में जन्म ले चुका तो वो पंडित ही कहलाएगा। भले वो लड़ने का काम करे या ट्रेडिंग करे या मतलब बिजनेस करे, तो वो बिजनेस वैश्य में नहीं आएगा, वो ब्राह्मण में ही जाएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण वाली फैमिली में जन्म ले चुका है। अब ऐसा हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही घर के अंदर भी 4 लोग रह सकते थे। ठीक है, अगर हम अर्ली वैदिक में पढ़ा जाए तो वहां पे एक ही वेदिक में भी 4 लोग रह सकते थे। हो सकता है आपकी मम्मी पूजा पाठ करते तो आपकी मम्मी ब्राह्मण हो गई, आपके पापा आपके घर की रक्षा करते तो वो क्षत्रिय हो गए, आप अगर बड़े होके अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप वैश्य हो गए। ठीक है, और आपका छोटा भाई या कोई जो है अगर वो आर्टिसन का काम करे तो वो शूद्र हो गया। एक ही घर में 4 लोग हो सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक में ये चीज हटा दी गई। लेटर वैदिक में बोल दिया गया कि जो जिस फैमिली का वो उसके आगे वो वही फैमिली चलेगी, चाहे ब्राह्मण के घर के बंदा कुछ भी करे वो ब्राह्मण ही रहेगा। ठीक, अब क्या बेटा डेवलपमेंट, अब जैसे हमारे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही थी ऐसे बाहर भी डेवलपमेंट हो रही थी, बाहर भी चीजें हो रही थी। तो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स वगैरह जो थे वो ओपन अप हुए थे फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड, प्रिलिमिनरीज, मिलिट्री और कैंपेन्स। तो देखो अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आजकल हमारे इंडिया में भी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर विदेशों में रहने की कोशिश करते हैं, घूमने की कोशिश करते हैं। ऐसे उस टाइम में भी इतनी डेवलपमेंट आ रही थी तो लोगों ने क्या करने की कोशिश की, लोगों ने ट्रेड करने की कोशिश की, लोगों ने पिलग्रिमेज मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह मंदिर देखने घूमने इसके लिए जाने लगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाने लगे। ठीक, तो यही था। और 2 रूट इस टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप हुए थे, एक हुआ था हमारा उत्तर पथ और एक हुआ था दक्षिण पथ। ऊपर जाने का रास्ता उत्तर पथ, ठीक, नॉर्थ में जाओगे तो, अगर नीचे जाओगे तो दक्षिण पथ। तो ये 2 वर्ड्स हुए थे। फर्स्ट कनेक्टेड विद द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द गंगा प्लेन्स। मतलब जो था वो हमारा मैं आपको फोटो पे दिखाती हूँ, इसकी फोटो डालना भूल गई मैं थोड़ा। देखो यहाँ से लेकर अगर ऊपर कोई जाएगा इधर वाले इलाके में जाएगा तो वो हो जाएगा उत्तर पथ, और यहाँ से लेकर अगर कोई नीचे वाले इलाके में जाएगा तो वो हो जाएगा दक्षिण पथ। समझ में आ गई? हम्म, एक मिनट, हाँ तो हाँ ये रहा जो फर्स्ट करेक्टर, तो गंगा प्लेस मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट रीजन, यहाँ से अगर कोई ऊपर जाएगा तो वो उत्तर पथ, उसके नीचे जाएगा तो ये। और एक कौशाम्बी वाला पास, कौशाम्बा के पास जो नीचे आएगा वो साउथ में हो गया। ठीक है, दक्षिण पथ हो गया। और प्रयागराज के आसपास, प्रयागराज यहाँ कहाँ पे, यूपी में है, तो यूपी से नीचे नीचे का हिस्सा यहाँ पे साउथ में उसमें चला गया दक्षिण पथ में। अब देखो बहुत सारे, अब जितनी एडवांसमेंट आएगी उतनी ज्यादा रोड वगैरह बनेगी, उतनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रोड वगैरह बनाने लगे, तो डेवलप था तो रोड बनाने लगे, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लगे, लोग व्यापार करने लगे, पोर्ट्स वगैरह बन गए। अब व्यापार करोगे तो हम जब व्यापार करते हैं तो ये इसके उस पर करते हैं ना व्यापार, क्या बोलते हैं, ऐसे पोस्ट पे करते हैं ना व्यापार, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वगैरह बनाने लगे। ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट हो गया जो कि वाइब्रेंट सेंटर का बन गया। ठीक, अब क्या हुआ, मतलब ईस्टर्न रीजन में अगर देखा जाए, अगर इस साइड देखा जाए, सॉरी इधर ईस्टर्न रीजन में देखा जाए, मतलब जो हमारा ऐसा वाला जो मैप है इधर ईस्टर्न वाले में बहुत सारी अलग अलग सिटीज भी डेवलप हुई। ठीक है, भुवनेश्वर के पास एक सिटी डेवलप हुई जो जिसका नाम क्या था, शिशु पलघर। ठीक, शिशु पलघर जो था आज के डेट में इसका नाम क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है, मैप में ढूंढो सब, कहाँ पे है? बताओ बताओ, पता है किसी को? उड़ीसा में। ठीक,
तो वो क्या है, वो हमारी कलिंग की कैपिटल थी, ठीक है। एंड फॉलो द स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लेन, वहां पे आराम से प्लेन था, इम्पोज करते थे फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जितना ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन है, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, चीजें बन रही है, ठीक। इस टाइम पे क्या होता, 3 किंगडम्स एमर्ज हो गए थे साउथ में हमारे, मतलब जो हमारा ये वाला महाजनपद चल रहा है, ऊपर महाजनपद और साउथ में कोई और रह रहा है। साउथ में कौन नए लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, छोला चेरा पांड्या, ठीक। अब देखो साउथ में क्या हुआ था, तमिल लिटरेचर जो था उन्होंने मेंशन कर रखा था उन किंगडम के बारे में, सेवरल ऑफ दिस किंग्स, जो किंग्स वगैरह थे, बिकॉज जो साउथर्न रीजन जो था वो क्या था, रिच था हमारे रिसोर्सेज में। तो साउथर्न वाला रीजन है ना, उसमें बहुत अच्छे रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, जैसे कि आपको प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वगैरह मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं। तो इसलिए दे प्रॉफिटेड ट्रेडेड नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि वो सिर्फ हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ही ट्रेड नहीं कर रहे थे ये लोग जो किंगडम वाले थे, ये अंदर अंदर भी ट्रेड हो रहा था इनका और बाहर भी ट्रेड हो रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके थे, ठीक है। ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट जो था वो इंक्लूड जो था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर अपना जो इंटरकनेक्टेड लैंड, गुड्स, कल्चर, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक साउथ तक, ठीक है, रीजन जैसे कि ऑफ्टन बियॉन्ड द डिफरेंट टू द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथर्न ईस्ट एशिया तक, कि नीचे तक वो प्रॉपर अपना आपस में कर रहे थे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर तक भी इनका जो था रिलेशन अच्छे से हो चुके थे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। सबको क्या करना है याद है ना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर किसी को ना समझ में आया हो कुछ तो अपने कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय।